हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइबर देने वाला एक और प्लांट जिसका नाम है कॉर्कोरस। कॉर्कोरस जो स्पीशीज़ है, इसको बॉटनिकल नेम है ये इसका, और कॉमन जो नाम जिससे हम लोग जानते हैं वो है जूट या पटसन के नाम से इसको जाना जाता है। और कॉर्कोरस बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। कॉटन के बाद इसका सेकंड नंबर इसी का आता है फाइबर देने वाले प्लांट्स की लिस्ट में। ये है फैमिली टिलिएसी का मेंबर, और इसको कैश क्रॉप कहते हैं। मतलब इससे जो फाइबर मिलता है वो सीधा सीधा सोर्स है इनकम का। और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं इसकी भारत में हैं, और कच्चे माल के रूप में ये खेतों से सीधा फैक्ट्री में पहुंच जाता है और इससे फाइबर प्राप्त होता है। कॉर्कोरस की जो स्पीशीज़ हैं उसमें दो बहुत कॉमन स्पीशीज़ पूरे भारत में उगाई जाती हैं, जिसमें है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस जिसको वाइट जूट बोलते हैं, और दूसरा है कॉर्कोरस ओलिटोरियस जिसको टोसा जूट कहते हैं। तो ये दोनों स्पीशीज़ बहुत कॉमनली कल्टीवेट की जाती हैं विभिन्न भागों में। इन दोनों में जो बेसिक अंतर है उसको यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेंगे। दोनों में कॉलम बना के मैंने डिफरेंस बताने की कोशिश की है। ये जो जूट की फसल है ये इसके लिए उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब थोड़ा गर्म मौसम हो और ह्यूमिडिटी अधिक हो। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ पर 28 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, वो जूट की वृद्धि के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। भारत में जो खेती की जाती है वो है कहाँ कहाँ, उसको हम डिफरेंस के माध्यम से समझेंगे। पहला तो कैप्सुलेरिस है, इसको बोलते हैं लो लैंड स्पीशीज़। और ओलिटोरियस जो है वो कहलाती है अपलैंड। अपलैंड और लो लैंड का मतलब है, लो लैंड मतलब जहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, जहाँ जल भराव हो जाता है, थोड़ी सी बारिश हुई पानी जो है वो खेतों में भर जाएगा। और ये जो स्पीशीज़ है ये वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट है, मतलब जल भराव से इसके ऊपर असर नहीं पड़ता, इसलिए इसको लो लैंड स्पीशीज़ नाम दिया गया है। जबकि अपलैंड स्पीशीज़ जो है उसमें पानी अगर भर जाए खेत में तो क्रॉप जो है वो खराब हो जाती है। दूसरा जो डिफरेंस है दोनों में, इसका जो पॉड या फली या फल होता है वो राउंड शेप का होता है, गोलाकार होता है, जबकि ओलिटोरियस स्पीशीज़ का फल या फली जो है वो लंबी होती है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, पहचान का लक्षण है। उसके बाद कैप्सुलेरिस का जो फाइबर प्राप्त होता है वो होता है वाइट कलर का, परंतु उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो लो क्वालिटी का फाइबर है ये। जबकि दूसरा जो फाइबर है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन कलर जो है वो होता है ब्राउन, है ना। तो हाई क्वालिटी फाइबर देता है ओलिटोरियस, लेकिन ब्राउन कलर, येलो ब्राउन, पीला भूरा रेशा होता है। अब कैप्सुलेरिस को अधिकतर वेस्ट बंगाल में उगते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरी स्पीशीज़ कैलकटा का जो मतलब क्लाइमेट है उसको ये पसंद आता है। बीजों की बात करें तो बीज होते हैं लार्ज और ब्राउन इन कैप्सुलेरिस, जबकि स्मॉल और ब्लैक सीड्स देखे गए हैं कॉर्कोरस ओलिटोरियस में। तो ये 4-5 मैंने डिफरेंस, आपको अगर और डिफरेंस मिलते हैं तो आप उसको और लिख लीजिए, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि जूट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट है, जैसा मैंने अभी बताया, कॉटन के बाद इसका नंबर सेकंड आता है। अब हम बात करेंगे कि ये कल्टीवेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी अगर खेती करनी है। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है
कि क्या ये रबी की क्रॉप है या खरीफ की क्रॉप है, मतलब वर्षा में या ठंड में। तो ये खरीफ क्रॉप है। बारिश के दिनों में वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले इसको बोया जाता है और फरवरी मार्च में या अप्रैल मध्य तक इसको बो दिया जाता है और बीजों को बिखेर कर ब्रॉडकास्टिंग करके इसकी बुआई की जाती है और अंकुरण के बाद जो निराई गुड़ाई बोलते हैं वो करते हैं और हर पौधे के बीच में 4 से 6 इंच की दूरी रखी जाती है। अब जो बाढ़ के जल से मृदा जमाव वाला क्षेत्र होता है वहाँ खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन दूसरी जो मिट्टी होती है जहाँ जल भराव नहीं होता है वहाँ पर गोबर की खाद या लकड़ी की राख मिलाते हैं तो क्रॉप अच्छी से ग्रो करती है और हमारा जो एम है फाइबर कलेक्शन वो अच्छे से हो पाता है। फसल की कटाई के लिए 3 से 4 माह में जब इसमें फ्लावरिंग होती है तब इसको काट लिया जाता है। ध्यान से सुनना, जब कटिंग हो रही मतलब फूल आ रहे होते हैं बीज बनने से पहले फूलों वाली अवस्था में इसको काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उससे लेट करते हैं फसल की हार्वेस्टिंग में तो रेशों की जो क्वालिटी है ना वो घटने लगती है, कम हो जाती है क्वालिटी। और क्योंकि रेशों पर लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो जितना अपन काटने में देरी करेंगे रेशों की क्वालिटी लो हो जाएगी लिग्निन के डिपोजिशन या जमाव के कारण, और फिर वो फाइबर खुरदुरा हो जाता है, उसको बोलते हैं कोर्स ना। और फिर उससे अच्छा मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। मिट्टी होती है इसको पसंद एल्यूवियल सॉइल, जिसको जो कि गंगा के किनारे डेल्टा जो होता है बाढ़ के द्वारा जो जमाव हो जाता है सिल्ट का, तो वहाँ पर। और पीएच इसको पसंद है 6 से लेके 7.5 तक, ना एसिडिक ना बहुत ज़्यादा बेसिक। तो इस रेंज में मिट्टी का पीएच होना चाहिए। और ये हो गया कल्टीवेशन के बारे में। अब हमारा, क्योंकि हम बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो बॉटेनिकल कैरेक्टर पर आए। टिलिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। पौधे होते हैं वुडी श्रब, मतलब काष्ठीय झाड़ी के रूप में होते हैं। इनकी लंबाई होती है 2 से लेकर 3 मीटर तक और पत्तियां जो हैं वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखती हैं, जिसको यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो करने की कोशिश की है कि इसमें 2 कांटे के समान वो पाई जाती हैं रचनाएं, जिसको बोलते हैं स्पाइनस ब्रिसल्स। तो ये कांटे नुमा रचनाएं पत्ती में इसकी पहचान को इंगित करती हैं, बताती हैं। पत्तियां सिंपल ही होती हैं, स्टिप्यूलेट अनुपर्णी होती हैं, डेंटेड मतलब मार्जिन दांतेदार होती है। तो ये हो गए पत्ती से रिलेटेड लक्षण। उसके बाद पुष्पक्रम की बात करें तो साइम होता है या सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर लगते हैं पत्ती के कक्ष में, और फ्रूट जो है वो है कैप्सूल। तो ये बॉटेनिकल कैरेक्टर थोड़े से। अब हम आते हैं कि हमको रेशों का निष्कर्षण करना है, फाइबर का एक्सट्रैक्शन करना है। तो उसके लिए जो प्रोसेस ली जाती है वो है रेटिंग। रेटिंग में क्या करते हैं कि तने से प्राप्त होता है जूट, तो तने को काट लिया जाता है। उसके बाद उनको 3-4 दिनों तक धूप में डालते हैं। धूप में डालने से क्या होता है, पत्तियां सूखकर झड़ जाती हैं। अब हमारे पास बच गया खाली तना। अब इन तनों के बंडल बनाए जाते हैं, गट्ठे बोलते हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में, और फिर तालाब के जल में डुबो देते हैं और फिर दबा देते हैं उसको पानी में। तो डूबी हुई अवस्था में रखते हैं 20 से लेकर 25 दिनों तक। इसको रेटिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जब डुबो के रख दिया तालाब में पानी में तो एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम। ये अवायवीय जीवाणु है और ये इसका रेशा अलग करने में विशेष योगदान होता है। तो रेशे ये बाकी टिश्यूज़ पर फीड करेगा और सारे टिश्यूज़ हट जाएंगे और रेशा रेशा बच जाता है। उसके बाद क्या करते हैं,
20-25 दिनों बाद इन बंडल को निकालते हैं और धीरे धीरे इनको हल्के हाथ से पीटा जाता है। पीटने से क्या होता है, रेशे अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद इनको पानी में अच्छे से धोकर और फिर इन्हें धूप में सुखा लेते हैं और सूखने पर फिर इनको फैक्ट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए भेजा जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन भी आता है, तो आपको थोड़ा सा इसको समझ के याद करना है। अब जो फाइबर है वो कैसा होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जूट जो है वो कहलाता है बास्ट फाइबर, मतलब ये फ्लोएम के बाह्य भाग में फाइबर स्ट्रैंड्स के रूप में उसमें तने में पाए जाते हैं। ये स्ट्रैंड्स जो होते हैं 8 से 10 फुट लंबे होते हैं और फाइबर जो है वो छोटे छोटे ढीले ढीले जाल के रूप में इसमें पाया जाता है। और फाइबर जैसा कि आपको पता है कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, इनकी जो लंबाई है फाइबर की वो सेल्स की 2 से 5 मिलीमीटर तक देखी गई है। और फाइबर की जो विशेषता है कि वो स्टिफ मतलब कठोर होते हैं, ब्रिटल मतलब भंगुर होते हैं और खुरदुरे मतलब कोर्स होते हैं। और इनमें इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन या स्ट्रेच होने का जो गुण है वो नहीं होता है, कम होता है। तन्यता, हिंदी में बोलते हैं तन्यता, स्ट्रेच होना, तो वो नहीं होता है। इलास्टिसिटी लचीलापन भी कम होता है। तो ये फाइबर की कुछ विशेषता हो गई। केमिकली देखें तो 55 से 60% तक सेलुलोज पाया जाता है, 11 से 12% लिग्निन की मात्रा इसमें देखी गई है। और एक और केमिकल होता है हेमी सेलुलोज, वो होता है 22 से लेकर 26% तक। और कुछ खनिज लवण और वैक्स भी होता है, गोंद भी होता है। तो इसके अलावा गोंद, वैक्स और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं फाइबर में। तो फाइबर की विशेषता आपको समझ में आ गई कि काम तो आता है, उसमें कुछ कमियां हैं लेकिन उपयोगी है। और उन्नत किस्मों को बोने से किसान को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो उन्नत किस्में आप बुक में से नोट कर लेंगे, ये आपका छोटा सा एक होमवर्क दे दिया मैंने। अब हम आते हैं इसके यूजेस पर। जूट से हम सभी परिचित हैं। जूट से क्या बनता है, सुतली, सबने देखा है सुतली। तो जूट को कहते हैं बैगिंग मटेरियल, मतलब इससे बोरे, थैले बनाए जाते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पैक करने में उसका इस्तेमाल किया जाए। तो बैगिंग मटेरियल है जूट। और जूट की जो इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उसमें सबसे पुरानी इंडस्ट्री कैलकाटा में 1859 में डाली गई थी। और आपको जूट से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जब भारत का विभाजन किया था अंग्रेज़ों ने तो उन्होंने बहुत जो डिसीज़न लिया वो बिना सोचे समझे ले लिया था। उससे क्या हुआ कि जो जूट उगाने वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान में चला गया, जो आज का बांग्लादेश है। और जो फैक्ट्रीज़ थी वो भारत के दूसरे हिस्सों में रह गई। तो जब 2 कंट्रीज़ बन गई तो कच्चा माल आना रुक गया। तो जितनी फैक्ट्रीज़ थी उसमें जितने लोग काम करते थे वो सब बेरोजगार हुए थे विभाजन के समय। तो ये बिना सोचा समझा निर्णय था जिसने देश को नुकसान पहुंचाया और लोगों ने इसको भुगता। अब जो है इसको कोशिश की जाती है कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ भी ऐसी वैरायटीज़ डेवलप कर ली हैं। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है दिल्ली में, वहाँ पर इसकी, और जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में उन्नत किस्में तैयार की गई हैं और उनको फिर लगाया जाता है इंडस्ट्रीज़ के आसपास। क्योंकि अगर कच्चा माल दूर होता है ना बच्चों, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हो जाता है कि फिर इंडस्ट्री जो है वो लॉस में जाने लगती है। तो जहाँ कच्चा माल हो वहीं इंडस्ट्री हो, ऐसा कोशिश की जाती है। अब
जो जूट है उससे कारपेट बनते हैं, उससे कंबल बनते हैं, ब्लैंकेट, उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और जो और लो ग्रेड का होता है जूट, उससे पेपर भी बनाया जाता है। और जूट के जो बीज हैं, मैंने बताया था ऊपर के बड़े होते हैं, भूरे होते हैं या छोटे होते हैं, उससे एक ऑयल निकलता है। उस ऑयल का इस्तेमाल साबुन, पेंट और वार्निश बनाने में किया जाता है। तो बीजों को इन इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट, आज हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसको अच्छे से तैयार करना है। और वाइवा में चीफ फाइबर यील्डिंग प्लांट फर्स्ट नंबर कॉटन और सेकंड नंबर आपको जूट या पटसन को रखना है। ठीक है, समझ में आया? ओके।